जय हिंद। चलिए जानते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से नियम है। आपने जब भी नियम पढ़े होंगे, यदि वो 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में पढ़े होंगे कि फर्स्ट नियम, सेकंड नियम, थर्ड नियम, ऐसा पढ़ा होगा, है ना। लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक्स में जब हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तब ये जीरो से स्टार्ट होता है। तो पहली बात, ये जीरो से स्टार्ट क्यों होता है, इस पे हम बात करेंगे। उसके बाद हम जितने भी, जैसे ये जीरो है, फिर उसके बाद 1 है, 2 है, 3 है, तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ये 4 लॉज होते हैं। इनके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशन जानेंगे। उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, इसको समझना थोड़ा क्रिटिकल होता है बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है। जब हम उसको कर तो लेते हैं, हमें चीज़ें वो समझ में भी आ जाती है, लेकिन एक सीक्वेंस नहीं बिठा पाते हम। हमें बाद में ध्यान में नहीं रहता कि ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे डेफिनेशन के साथ साथ कि कैसे इसकी सीक्वेंस बिठानी है। उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे। और इसके बारे में जो कंप्लीट यहाँ पे हम ब्रीफ में समझेंगे सिर्फ। उसके बाद में जब आगे वाली वीडियो आएगी उसमें हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से समझेंगे। उसके आने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 या 3 वीडियो बनेंगे, जिसके अंदर पूरे के पूरे कैसे इक्वेशन ड्राइव हुए, कैसे अलग अलग प्रोसेस के लिए इक्वेशन ड्राइव करनी है, वो सब चीजें समझेंगे। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो नंबर 1 की जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये जीरोथ लॉ यहाँ पे क्यों पड़ा, इसका नाम 1 2 3 के हिसाब से क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब आ चुके थे, उसके बाद में आया था ये लो। लेकिन ये क्या है, ये जब स्टेटमेंट मिला तो ये स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट और सेकंड के बाद मिला, तो इसका नाम होना चाहिए था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसके अंदर ये टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की डेफिनेशन हमें देता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है। सीधा सही याद रखो कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के बारे में बताता है। इसलिए हमें क्या हुआ, रिक्वायरमेंट ये हुई कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से पहले इस लॉ को रखने की जरूरत थी। अब पहले इसका नामकरण तो हो चुका था, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो अब इसको फर्स्ट लॉ नाम नहीं दे सकते थे। तब क्या किया, इसको इससे पहले लेके जाके और 1 से पहले इसका नाम रख दिया जीरो, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका नाम रख दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर सेकंड और फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उनमें लगभग यही आता है, ये 3 ही देते हैं ज्यादातर, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ नहीं बताते हैं। ये काफी आगे की बात आ जाती है, लेकिन अपन थोड़ा समझ लेंगे कि होता क्या है, ताकि कभी कोई भविष्य में अपने से पूछे तो हमें पता हो। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि आपके पास कोई सिस्टम है, ए मान लो कि ए सिस्टम, एक तो ए है, ए कोई सिस्टम भी है। अब आपको ये तो पता है ना सिस्टम क्या होता है, अगर नहीं पता है तो एक वीडियो बनाई हुई है सिस्टम सराउंडिंग, ये चीजें क्या है, तो इस पे तो सिस्टम वो होता है जिसपे हम स्टडी करते हैं, जिसपे हमारा फोकस रहता है। तो माना कि एक सिस्टम ए है, एक सिस्टम बी है और एक सिस्टम है हमारे पास सी, ठीक है, सी। तो ये नियम क्या कहता है, ये कहता है यदि ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एक होता है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में 3 इक्विलिब्रियम आते हैं। अब वो कौन कौन से आते हैं वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो वो आप बताओगे कि कौन कौन से 3 इक्विलिब्रियम है। उसमें एक का नाम मैं आपको बता ही देता हूँ, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर सेम हो जाना। मतलब 2 बीकर है, मान लो मेरे पास कि 2 गिलास है, दोनों गिलासों में पानी है, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस गर्म पानी वाले गिलास को ठंडे पानी वाले गिलास के कॉन्टेक्ट में लाया, तो गर्म पानी की जो हीट है वो फ्लो होने लगेगी ठंडे पानी की तरफ, और एक टाइम आएगा कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मैं दोनों में से थर्मामीटर लगाया, दोनों में देखा कि टेम्परेचर सेम हो गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया। बस इसी में यही हो रहा है, ए नंबर है वो सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इधर बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है। यदि ए बी के साथ और बी फिर ए सी के साथ, बी फिर सी के साथ, यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी ऑटोमेटिक थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, यानी फिर बी और ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन यदि है आपको समझने में, तो मैं आपको ऐसे बताता हूं कि एक गिलास पानी है वो गर्म है, दूसरा गिलास जो है एक का नाम ए रख दिया, दूसरे का नाम बी रख दिया, ये ठंडा है और ये इधर वाला गर्म है। और एक मेरे पास गिलास और है जिसका नाम है सी। मैं कहता हूं कि ए का जितना टेम्परेचर है उतना ही सी का है, ठीक है, यानी दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, यानी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर मैं कहता हूं बी जो है उतना ही टेम्परेचर सी का है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, यानी बी का जितना टेम्परेचर उतना ही सी का, यानी दोनों क्या थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका टेम्परेचर सी के बराबर है,
इसका भी टेम्परेचर C के बराबर है। इसका मतलब इन दोनों का टेम्परेचर भी आपस में बराबर है, यानी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे अपसरी में। तो बस यही इसने बताया कि व्हेन टू बॉडीज A एंड B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी C, थर्ड बॉडी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम या सेपरेटली अलग अलग, यानी A C के साथ B C के साथ। उसका क्या कहता है, देन बॉडी A एंड बॉडी B, यानी A और B आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो A और B आपसरी में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। बस यही कहता है। ये नॉर्मल सी टेम्परेचर की डेफिनेशन चीजों को बताता है। टेम्परेचर क्या है एक्चुअल में उसको बताता है, टेम्परेचर का मेजरमेंट बताता है। तो ये कहता है कि डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर देता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं कि डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कौन सा थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा लॉ है जो टेम्परेचर की डेफिनेशन देता है, तो वो है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इतना ही है, सिंपल सा है, तभी इसको सबसे पहले रख दिया कि ठीक है ये टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। इसके बारे में थोड़ा और, इसमें क्या टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है, इसको हम 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे हमें ब्रीफ में डिस्कशन करना है। तो उसके बाद में हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको याद रहती है कि एनर्जी को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन रहती है इसकी। तो अब एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है। देखो इंजन में क्या होता है, जो गाड़ियों में इंजन यूज होता है उसमें क्या होता है, फ्यूल की केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। फ्यूल में केमिकल एनर्जी होती है, वो बर्न होती है यानी हीट बनती है, हीट से हमें मैकेनिकल वर्क मिलता है आगे इंजन जब चलता है। तो यानी हम एक फॉर्म से एनर्जी की दूसरी फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे देखो एनर्जी नेइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता और ना डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया जा सकता। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व है, यानी एक फिक्स है कि इतनी ही रहेगी, है ना, कंजर्व है वो। तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक नाम और होता है, ये हम कह सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी ये कंसेप्ट देता है किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी संरक्षण का को बताता है। सीधा सा हिंदी में अगर बोले तो एनर्जी यानी ऊर्जा या ऊष्मा संरक्षण को बताता है कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट कौन सा लॉ देता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेफिनेशन सिंपल सी है और ज़्यादा सिंपल करके भी लिखी है मैंने, आराम से आपकी याद हो जाएगी। अब हम समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों को समझ में आता क्यों नहीं है। तो देखो हम चीज़ें समझ तो लेते हैं, हम चीज़ें डिराइव भी कर लेते हैं, लेकिन हम सीक्वेंस नहीं बिठा पाते। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का आगे की जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे कैसे, तो यहाँ हम उसकी सीक्वेंस देखते हैं, वहाँ हम उसको पूरा ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम ओपन सिस्टम के लिए पढ़ते हैं और फिर हम क्लोज सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। एक ओपन सिस्टम के लिए, एक क्लोज सिस्टम के लिए। अब ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्या है, ये वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आता था वहां देख सकते हो उस वीडियो को, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो सकता है और क्लोज सिस्टम में ओनली एनर्जी इंटरेक्शन हो सकता है, मास इंटरेक्शन नहीं होता। यानी मास ना तो बाहर आ जाता है ना बाहर से अंदर आता है, जबकि ओपन सिस्टम में मास बाहर जा भी सकता है, मास अंदर आ भी सकता है, एनर्जी जा सकती है आ सकती है, ठीक है। ये ओपन सिस्टम। तो हम इसको दो प्रकार से पढ़ते हैं, पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हम पढ़ेंगे तब हम निकालते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये हम ड्राइव करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। फिर हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे नोजल है, डिफ्यूजर है, टरबाइन है, कंप्रेसर है, ऐसी चीजें हम देखते हैं। और एक और बता दूं आपको कि जब हम ओपन सिस्टम में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन निकालेंगे तब हम स्टडी फ्लो के लिए तो निकालेंगे, इसके साथ साथ हम कंडीशन लगा देंगे अनस्टडी की। जब हम अनस्टडी की कंडीशन लगाएंगे तब हमारे पास एक फॉर्मूला ड्राइव और हो जाएगा, वहां पे हम वो अनस्टडी के लिए हो जाएगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ड्राइव करेंगे और उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ये मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि अनस्टडी की कंडीशन लगा के भी हम उसको देखते हैं। इसके बाद में अब यदि हम इसको प्रोसेस के लिए पढ़े, यानी देखो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, फिर क्लोज सिस्टम में जब हम पढ़ते हैं तो क्लोज सिस्टम में दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक साइकिल के लिए यानी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए और एक हम प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है, ये भी वीडियोज में बताया गया है, प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखी होगी तो साइकिल क्या होता है। देखो मान लो कि मेरे पास, मैं जैसे ये ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पे मान लो पहले मैं 1 नंबर पोजीशन पे था, 1 नंबर स्टेट पे था। अब 1 नंबर स्टेट से मैं 2 नंबर स्टेट पे चला गया,
कोई भी पाथ को फॉलो करते हुए ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं कहाँ चला गया, 2 नंबर स्टेट पे। अब मान लो कि 2 से मैं 3 पे आ रहा हूँ, 2 से मैं आ गया 3 पे, 3 से मान लो मैं 4 पे आ गया, 4 से मान लो वापस मैं 1 पे आ गया। यानी यदि मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यदि मेरी सेम हो जाती है, यानी जिस स्टेट से मैं चला था उसी स्टेट पे वापस आ जाता हूँ, घूम के उसी स्टेट पे वापस आ जाता हूँ, तो उसको बोलते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया। जैसे कार्नोट साइकिल 4 स्टेज होती है, तो 4 स्टेज में हमने देखा है कि कार्नोट साइकिल में क्या होता है, लास्ट स्टेज वहीं आके मिलती है जहां से पहली स्टेज स्टार्ट हुई थी। यानी फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज जो है वो ओवरलैप करती है, एक ही जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। एक चक्कर पूरा होके आता है। दूसरा होती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, जैसे 1 से 2 में जा रहा हूं तो एक प्रोसेस है, 2 से 3 में एक प्रोसेस है, 3 से 4 एक प्रोसेस है, 4 से 5 एक प्रोसेस है। तो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे, एक तो कंप्लीट साइकिल के लिए पढ़ेंगे और एक हम ऐसे प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। जब हम साइकिल के लिए पढ़ते हैं पूरा, तब हम इसको ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करते हैं कि सिग्मा डब्ल्यू बराबर जे सिग्मा क्यू। अब यहाँ पे जे क्या है, जिन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यहाँ पे जे का मतलब क्या होता है, जे का नाम क्या है, ठीक है। बाकी तो हम इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम देखेंगे तो हम इस चीज को पूरा देखेंगे कि ये कैसे आता है। उसके बाद में यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि हम प्रोसेस के लिए पढ़े तो क्या होगा। अब प्रोसेस के लिए जब पढ़ते हैं तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा कि डी क्यू बराबर डी ई प्लस डी डब्ल्यू। ये क्या होती है, ये जो हीट है वो है, ये वर्क है, ये जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो है, ठीक है। यानी सिस्टम की जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ना ये दोनों के लिए वैलिड होता है, ये ओपन सिस्टम के लिए भी वैलिड है और क्लोज सिस्टम के लिए भी वैलिड है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना कि वो जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो इसको 2 भागों में बांटा है कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में फिर 2 है, साइकिल और प्रोसेस। जब हम प्रोसेस को पढ़ते हैं और ये फॉर्मूला आता है तो देखो यहाँ पे ओपन और क्लोज दोबारा आता है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। हम चीजें देख तो लेते हैं पर याद नहीं रहती। यहाँ क्लोज पढ़ रहे हैं, क्लोज के अंदर फिर ओपन और क्लोज आ रहे हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए वैलिड है, ओपन सिस्टम के लिए और क्लोज सिस्टम के लिए। अब जब हम इसको क्लोज सिस्टम के लिए लगाएंगे तब हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस हो रही है और वो क्लोज सिस्टम में हो रही है, तब हम क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस। तब ये फॉर्मूला आता है डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी डी ई जो है उसकी जगह क्या आ गया, डी यू, जिसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब पूरा समझेंगे तभी समझेंगे। अभी मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फॉर्मूला अपन ड्राइव करते हैं लेकिन अपने को समझ में नहीं आता है क्यों। तो यहाँ पे देखो क्लोज सिस्टम के लिए जब पढ़ते हैं तो ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ये जो डी डब्ल्यू है इसका यदि वर्क पीडीवी हो, यानी वर्क जो है वो पीडीवी हो, तो हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं डी क्यू बराबर डी यू प्लस पीडीवी। यानी वर्क की जगह क्या लगा दिया, पीडीवी। ऐसे हम अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, हर एक के लिए वर्क निकालते हैं, उसको यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आती जाएगी। ऐसे ऐसे हम अलग अलग प्रोसेस के लिए भी हम देखेंगे। तो आपको ये थोड़ा पता चल रहा होगा कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें चलती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, क्लोज में साइकिल और प्रोसेस, फिर प्रोसेस में ये आता है और फिर इसके अंदर फिर हम क्लोज सिस्टम को प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम को जब प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये वर्क जो है यहाँ पे वीडीपी वर्क हो जाता है। ये भी आपने हो सकता है देखा हो ऐसे वीडीपी, है ना, तो ये हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर ये रखते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला और ड्राइव होता है। ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें आएगी। तो यहाँ पे आपको क्या बताता है, देखो यहाँ पे एक तो एनर्जी कंजर्वेशन बता दिया, दूसरा ये देखो इंटरनल एनर्जी, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंटरनल एनर्जी का भी कंसेप्ट बताता है। तो इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट भी ये देता है। तीसरा ये कंसेप्ट देता है एंथैल्पी का। अब एंथैल्पी का आपने फॉर्मूला देखा होगा कि डीएच बराबर mcp डेल्टा टी होता है। तो ये फॉर्मूला भी हम इसी से ही ड्राइव करते हैं आगे से आगे, ये फॉर्मूला भी हमें मिलता है। और इंटरनल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला भी मिलता है, डी यू बराबर mcv डेल्टा टी, ठीक है, ये फॉर्मूला भी मिलते हैं। तो कहने का मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में जब हम पढ़ेंगे तो साइकिल के लिए और प्रोसेस के लिए, प्रोसेस के लिए हमारे पास जो ये आता है इसको हम, ये दोनों के लिए वैलिड है, ओपन और क्लोज के लिए। जब ये क्लोज के लिए तो ये सीन चलता है, फिर इसको हम अलग अलग आइसोथर्मल के लिए पढ़ेंगे, आइसोबारिक के लिए पढ़ेंगे, ऐसे करके, और काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आपको इस फ्लो चार्ट से एक पता चलता होगा कि हाँ ऐसी ऐसी सीक्वेंस चलती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें 2 स्टेटमेंट है, पहला केल्विन प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा क्लेसियस स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक क्या कहता है वो हम समझते हैं और क्लेसियस क्या कहता है वो हम समझते हैं। लेकिन एक छोटी सी आप चीज नोट कर रहे हो कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था इसने ये कह दिया कि एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितना कन्वर्ट कर सकते हैं ये नहीं बताया। मान लो एनर्जी 100 थी, क्या 100 की 100 कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में, क्या 100 का 100 वर्क मिल जाएगा, ये नहीं बताता। सिर्फ ये बताता है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ ये बता रहा है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना कन्वर्ट कर सकते हैं ये नहीं बताता। तो इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, इसने बताया कि कितना कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है? वो ये कहेगा कि जो ऐसा इंजन बनाना या ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है जो क्या करे, जो हीट जो हम उसको दे रहे हैं और वो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट कर दे वर्क में। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि मैं हीट दे रहा हूँ 100, अपन एक क्वांटिटी नॉर्मल जैसे विदाउट डायमेंशन लेके चलते हैं कि 100 मेरे पास हीट है और वो कन्वर्ट कर दे 100 का 100 वर्क में। ऐसी कोई डिवाइस ही नहीं बना सकते हम कि जितना हम जितनी हीट दे रहे हैं उतनी की उतनी कन्वर्ट कर दे वर्क में। ऐसी कोई डिवाइस हम नहीं बना सकते। तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा? अब लॉस तो कह नहीं सकते क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो कहने का मतलब है कि पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट हो सकती है। जैसे इंजन होता है, गाड़ी में आईसी इंजन होता है, तो वो क्या करता है, उसमें जब हम फ्यूल जलाते हैं तो फ्यूल की जो एनर्जी है उससे मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो जितना फ्यूल जलाते हैं उसकी जितनी एनर्जी है सारी की सारी तो वर्क में कन्वर्ट होती नहीं है। कुछ तो साइलेंसर से जो धुआं निकलता है वो गर्म होता है तो वहां हीट चली गई, कुछ इंजन गर्म होता है तो वहां हीट चली गई। तो ऐसी जगह क्या है, हीट डिसिपेट हो जाती है। तो ये कहता है कि यहाँ पे अब देखो डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट ऑन ए साइकिल एंड कन्वर्ट हीट इनटू 100% वर्क। 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसी कोई डिवाइस नहीं बना सकते कि 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे हीट को। ठीक है, तो ये कहता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पे। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है, क्लेसियस स्टेटमेंट। तो क्लेसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? अब देखो क्लेसियस स्टेटमेंट को अगर सिंपली समझना है तो मैं आपको बताता हूं। क्लेसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो अपने आप हो जाएगा। ये तो आपको पता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि एक गिलास है, उसमें गर्म पानी है, दूसरे में ठंडा पानी है, दोनों को मैं कांटेक्ट में लाऊंगा तो गर्म पानी की हीट से ठंडा पानी है जो थोड़ा गर्म हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा, वो आ जाएगी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो गई, बिना किसी काम के अपने आप फ्लो हो गई। तो ये क्लेसियस स्टेटमेंट यही कहता है कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन यदि आपको हीट का फ्लो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ कराना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, उसको कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा। जैसे घरों में फ्रिज होता है, तो घरों में फ्रिज क्या काम करता है, अंदर का जो टेम्परेचर है उसको कम रखना होता है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से, तब हमें उसको वर्क सप्लाई करना पड़ता है। हम स्विच लगाते हैं जिससे उसका कंप्रेसर चलता है, यानी हम उसको क्या कर रहे हैं, वर्क सप्लाई कर रहे हैं, हम उसको कुछ न कुछ दे रहे हैं पहले, तभी वो ऐसा कर पा रहा है। यानी हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ रिजेक्ट कर रहा है। अंदर का टेम्परेचर लो होता है, उससे हीट उठा के बाहर के एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो कि हाई है उसमें फेंकता है। इसका मतलब क्या है कि वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो करवाता है, तो वर्क देना पड़ेगा। समझ में आया? ये सिंपल सा फंडा। यदि और समझना है रियल लाइफ एग्जांपल, तो हम घरों में जो टंकी होती है वो छत पे रखी होती है, उसके एक नल लगा है नीचे जैसे, तो क्या होगा, पानी का फ्लो अपने आप नल से होने लगेगा। नल को ऑन करेंगे तो पानी का फ्लो होगा, यानी अब हमें कुछ काम नहीं करना है, अपने आप पानी का फ्लो हो जाएगा। लेकिन यहीं से जहां पे नल लगा है यहीं से पानी अगर ऊपर भेजना हो तो क्या करना पड़ेगा, मोटर ऑन करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, यदि लो से हाई में कुछ जाएगा तो वर्क करना पड़ेगा, हाई से लो में कुछ आएगा तो कुछ वर्क नहीं करना है। यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो हीट का फ्लो अपने आप हो जाता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अपने आप नहीं होता, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है, विच ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल, जो साइकिल में कार्य करे, एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर का हीट का फ्लो करवा दे बिना किसी वर्क के, ऐसी डिवाइस बनाना असंभव है। ये कहता है कौन, क्लेसियस स्टेटमेंट। अब देखो क्लेसियस स्टेटमेंट क्या दे रहा है, हीट की डायरेक्शन दे रहा है कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ अपने आप हो जाएगा, यानी वो डायरेक्शन बता रहा है कि ऐसे तो हो जाएगा लेकिन रिवर्स नहीं होगा अपने आप, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, डायरेक्शन लॉ ऑफ हीट कहते हैं, यानी डायरेक्शनल लॉ कहते हैं। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम से पूछते हैं ये पर्सन। दूसरा यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी का कंसेप्ट भी देता है। अब एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी
हो सकता है किसी ने सुन रखा हो, लेकिन इसको कंप्लीटली डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ रियल लाइफ, ताकि आपको थोड़ा ये समझ में आ सके कि होता क्या एक्चुअल में एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब बिखरा सब कुछ। अब ये कैसे समझ में आएगा, जैसे बर्फ है, बर्फ में क्या होता है, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर ज़्यादा हिलते डुलते नहीं है, यानी एक ही जगह वाइब्रेट होते हैं। अब वाइब्रेट होते दिखते तो है नहीं, लेकिन ठोस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी जगह वाइब्रेट होते हैं, यानी उसमें कुछ ना कुछ रैंडमनेस है। कहने का मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है, कुछ ना कुछ रैंडमनेस है, यानी उसकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी है, रैंडमनेस है। अब मैं उसको गर्म करता हूँ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यानी उसके पार्टिकल दूर दूर भागने लगे। अब क्या होगा, रैंडमनेस बढ़ गई पार्टिकल्स के बीच। रैंडमनेस बढ़ने का मतलब एंट्रोपी बढ़ गई। अब मैं उसको और हीट देता हूँ, एक टाइम आएगा कि वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर बन जाएगी उसकी, यानी अब पार्टिकल्स और दूर भागने लगे। इसका मतलब क्या है, रैंडमनेस और बढ़ गई, यानी एंट्रोपी और ज्यादा बढ़ गई। बस ये एंट्रोपी को समझने का सिंपल सा फंडा है। बाकी एंट्रोपी को जितना भी हम जानेंगे वो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ही जानेंगे। तो एंट्रोपी ऐसे बढ़ती है। दूसरा एक चीज इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो ऑलवेज इंक्रीज, यानी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज होती है, कभी घटती नहीं है, हमेशा इंक्रीज होती जाती है, होती जाती है, ऐसे इंक्रीज ही होती है, घटती कभी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम जीरो। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम, अब ध्यान रखना यहां पे मैं बोल रहा हूं सिस्टम, और यहां पे मैंने क्या बोला था, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहेगी, लेकिन सिस्टम, यानी सिस्टम का मतलब जिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये मार्कर है, यदि मैं इस पे स्टडी करूं तो ये मेरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ भी सकती है, एंट्रोपी घट भी सकती है, एंट्रोपी जीरो भी हो सकती है। तो एंट्रोपी जीरो कब होगी यही बताता है ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कहता है कि कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी यदि हमें जीरो करनी है तो वो जीरो कब होगी, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो जीरो केल्विन टेम्परेचर जो है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब जीरो केल्विन अब समझ में नहीं आएगा, अब इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मत मान लेना, क्योंकि 0 केल्विन क्या होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम टेम्परेचर। कहने का मतलब मैंने अभी बताया कि बर्फ में एंट्रोपी होती है, तो अब बर्फ को मैं इतना ठंडा करता जाऊं कि उसका टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री हो जाए। कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट नहीं करेंगे। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी का मान जीरो होने का मतलब रैंडमनेस जीरो हो गई, और रैंडमनेस जीरो होने का मतलब एंट्रोपी जीरो होगी। तो ये कहता है एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो नहीं होती है, वो हमेशा बढ़ती रहती है। ये सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने बेसिक आपको बताया है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आगे हम समझेंगे, आगे की वीडियो में जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ढंग से समझेंगे पूरा, और उससे अंदर टेम्परेचर की डेफिनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में टेम्परेचर होता क्या है। अभी तक शायद ही आपको टेम्परेचर की डेफिनेशन पता हो, और उसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसमें 2 से 3 वीडियो बन सकती है, क्योंकि इसमें काफी बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।